मैंने कभी किस्मत पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब मैं ओरियन से मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो उन लड़कियों जैसे नहीं थी जिनके साथ मैं पहले रह चुका था। वो शांत थी, प्यारी थी और बाकी लड़कों के सामने शर्माती थी। जिस तरह वो शर्माते हुए अपने सुनहरे बालों की लट को कान के पीछे अटकाती थी, उसे देखकर मेरे दिल जोर से धड़कता था। मैं जान गया था कि जिंदगी भर के लिए मुझे कोई मिल गया है। मैंने उसे प्रपोज किया और वो मान गई। ना दूसरी बार सोचने की जरूरत पड़ी और ना ही कोई सवाल किए गए। एक ही हफ्ते में उसने मेरे साथ आकर रहना शुरू कर दिया। मुझे उसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सपना नहीं था। पहली बार जब मैंने गेस्ट रूम से उसकी आवाज आते हुए सुनी तो मुझे लगा कि शायद वो बीमार है। मुझे अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई किसी से बहस कर रहा हो, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। उसके बाद चिल्लाने की आवाजें आई। अगले हफ्ते से सब कुछ खुलकर होने लगा, कभी गुस्सा तो कभी निराशा। अगली सुबह मैंने उसे इस बारे में पूछा, क्योंकि जब वो बाहर आई तो वो काफी थकी हुई लग रही थी। मुझे नींद में चलने की आदत है, कभी मैं खुद को शांत करने के लिए फिल्म लगा लेती हूँ, चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। मैं ठीक हूँ। मैं उस पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन दिन प्रतिदिन चीजें हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो अपने लैपटॉप को ऐसा रखती थी जैसे उसमें कोई खजाना छुपा हुआ हो। एक सुबह जब हम साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो मैंने अपने ईमेल्स चेक करने के लिए लैपटॉप की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हाथ मत लगाना, वो चिल्लाई और मेरी तरफ झपटी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे हाथ के पीछे एक फोर्क गड़ चुका था। मैं चिल्लाया, मेरी उंगलियों के बीच से खून बहकर नीचे गिरने लगा। हे भगवान, हे भगवान, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। ओरायन रोने लगी, मेरी जख्मी हाथ को पकड़कर सिसकने लगी। वो उस दिन घंटों तक रोती रही। मैंने उसे माफ कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उस रात मुझे उसका राज मालूम पड़ गया। ओरियन हमेशा की तरह मेरे बगल में सो रही थी, लेकिन मुझे उत्सुकता ने जकड़ लिया था। मैं अपने बिस्तर से उठा और गेस्ट रूम में गया। जब मैंने लैपटॉप की स्क्रीन खोली तो वो पहले से ही इनकॉग्निटो मोड पर थी। उस पर एक टैब खुला हुआ था जिस पर लिखा था सिजलिंग सूजी। मैंने उस पर क्लिक किया। स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें और वीडियोस भर गई। हालांकि वो उस ओरियन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे मैं प्यार करता था। चमकीले सुनहरे बालों वाले विग, भारी मेकअप, शरीर का वो हिस्सा जो उसने पहले कभी इस तरह नहीं दिखाया था, और ऐसे ऐसे पोज जो मैंने पहले उसे कभी करते हुए नहीं देखा था। वो अलग तरह से चल रही थी, ज्यादा कॉन्फिडेंस और खुलापन। मेरे लिए वो एक अजनबी थी। उसे देखकर एक बार को मुझे उल्टी करने का मन कर गया। मुझे धोखा महसूस हुआ। जिस औरत से मैं प्यार करता था वो मुझसे झूठ बोल रही थी। वो अनजान लोगों के आगे अंग प्रदर्शन कर रही थी। गलत नियत रखने वाले आदमियों के लिए सुबह उठ के मेरा खून गर्म था। हमें बात करनी होगी। जैसे ही वो सोकर उठी मैंने उससे कहा। उसने अपनी आंखें मसलते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे तुम्हारे ओनली फैंस के अकाउंट के बारे में पता है। उसका चेहरा फीका पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? झूठ मत बोलो, मैंने कल रात तुम्हारा लैपटॉप देखा। सिजलिंग सूजी, ये तुम हो? इस बात से इनकार करने की कोशिश मत करना। फैन, वो मैं नहीं हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। गुस्से से मेरी आवाज लड़खड़ा गई। ठीक है, तो बस अब सब खत्म, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो भी गुस्से में आ गई। उसकी ये बात मेरे दिमाग में कुछ इस तरह घर कर गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मुझे छोड़कर जा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब नहीं जब मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था। मैंने टेबल पर रखे फोक को उठाया और उसकी गर्दन में घुसा दिया, बार बार, लगातार। उसकी आवाज लड़खड़ाकर बिल्कुल शांत हो गई। खून फर्श पर फैल गया और उसका शरीर अकड़ गया और फिर हिलने लगा। मैं काफी देर तक उसके शरीर को देखता रहा। मैंने जो किया था उसका वजन मेरी कमजोर छाती पर था। मैंने उसे बाहों के नीचे से पकड़ा, उसे एक काले प्लास्टिक बैग में लपेटा और घबराते हुए उसे दरवाजे की तरफ ले गया। मैं जानता था कि मैंने जो किया है वो सही नहीं, पर वो जरूरी था। मुझे ये नहीं पता था कि लाश को कहाँ फेंकना है। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमा ही दिया था कि इतने में घंटी बजी। मेरा दिल रुक गया। मैंने अपनी शर्ट से अपना चेहरा पोंछा और एक लंबी सांस लेते हुए दरवाजा खोला। एक लड़की बाहर खड़ी हुई थी, वही लड़की जिसे मैंने ओनली फैंस के पेज पर देखा था। हे, तुम जरूर फिन होगे, मैं सूजी। मैं एक पल के लिए सांस नहीं ले पाया। मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है, उसने अपने हाथों की तरफ देखते हुए मुझसे कहा, लेकिन मेरा आना जरूरी था। ओरियन और मैं, हम दोनों ज्यादा बात नहीं करते। उसे मुझसे शर्म आती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ओनली फैंस शुरू करना पड़ा ताकि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। और जब उसे पता चला तो उसने मुझे ये सब बंद करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसने मुझसे बताया कि उसे आखिर कोई मिल गया है और वो ये नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? मेरी आवाज़ लड़खड़ाई। ओरायन ने आखिरकार एक हफ्ते पहले मुझसे बात की थी, तुम्हारे बारे में बताया।
मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम्हें किसी और से पता चले मैं खुद तुमसे मिलकर सब बता दूं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ओरायन सच कह रही थी। चिल्लाने की आवाज, वो पक्का सूजी को ये सब बंद करने के लिए कह रही होगी ताकि हम दोनों के बीच सब ठीक रहे। लेकिन अब उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंदर आओ, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे कहा। ओरायन तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही है। सूजी का चेहरा खुशी से खिल गया। ओह, अब मैंने राहत की सांस ली। मैं जानती थी कि वो मुझसे ज्यादा देर के लिए नाराज नहीं रह सकती। सूजी ने अंदर कदम रखा। मैंने उसके पीछे से धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज इतनी धीरे थी कि किसी को सुनाई भी ना दी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैंने अपने कंधे की तरफ देखा। सूजी लिविंग रूम को देख रही थी। उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि कमरे के कोने में प्लास्टिक बैग से खून टपक कर बाहर आ रहा था। मैंने उसे पीछे से देखा और मेरे अंदर एक आग भर गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उन्हें रोकने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, ना और कोई रास्ता। सूजी वापस से पीछे मुड़ी। उसने कुछ सेकंड तक मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हो जाऊंगा। मैंने टेबल पर अभी रखे हुए फोर्क को उठा लिया। मैं मुस्कुराने लगा। मेरा चेहरा आंसुओं से गीला हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग ने आवाज लगाकर कहा, जल्दी करो फैन, आखिर आज रात तुम्हें 2 लाशों को ठिकाने लगाना है। 6 महीने पहले मंगलवार की एक शाम को मैं अपने मैनेजर के ऑफिस में खड़ी थी और पूरे 15 मिनट तक उन्होंने मेरी बेइज्जती की। मेरा सर नीचे था। मैं कोशिश कर रही थी कि आंखों से आंसू ना निकालूं, जबकि वो ऑफिस के बाकी सभी लोगों के सामने मुझ पर चिल्ला रहे थे। देखो जीना, मुझे यहाँ कंपनी चलानी है और एक सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हें काम संभालना होगा। लेकिन सर, मेरी मॉम को कैंसर है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते से अपनी दुख भरी कहानी किसी और के लिए बचा कर रखो, क्योंकि अब अगला कोई हफ्ता नहीं आएगा मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। मैं अपने आंसू पोंछते हुए अपना सामान डब्बे में डालने लगी कि इतने में लिडिया ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों ने मुझे अपने लिए सिंपैथी देखी। उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर टर्नर को इग्नोर करो, मैं भी अगले हफ्ते नौकरी छोड़ रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। लिडिया बहुत अच्छा कर रही थी, इसलिए मुझे एक भी वजह समझ नहीं आई जिससे उसे नौकरी छोड़ने की जरूरत पड़े। मैं जानती हूँ कि तुम कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे पैसे कमाने का एक बेहतर जरिया मिल गया है। जैसे कि क्या? लिडिया ने अपना बैग उठाया और मैंने अपना सामान से भरा डब्बा। हम दोनों ही लिफ्ट के अंदर घुसे। मैं लिडिया को देख रही थी और वो लिफ्ट में बदलते हुए फ्लोर के नंबर को। जब हम दोनों लिफ्ट से निकलकर बेसमेंट में बने पार्किंग लॉट में आए तो वो मेरे साथ मेरी पुरानी गाड़ी तक आ गई और उसने कहा, मैंने ओनली फैंस शुरू किया है, इससे मैं ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ। मैं अपने काम करने के घंटे खुद चुन सकती हूँ और हाँ, मुझे रोज काम पर आने के लिए सुबह जल्दी नहीं उठना होता। मेरी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि लिडिया जैसी लड़की का ओनली फैंस ज्वाइन करना मेरे लिए विश्वास करना नामुमकिन था। लेकिन तुम्हारी अपनी इज्जत का क्या? क्या तुम्हें वहां के खौफनाक लोगों से घिन नहीं आती? मैंने उससे पूछा। आओ, बस भी करो जीना। मिस्टर टर्नर तक ने मुझे कई बार गलत तरीके से हाथ लगाया है। कम से कम ओनली फैंस पर वो लोग सिर्फ मुझे देख ही सकते हैं ना। लिडिया ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी और फिर चली गई। उसकी लुई विटॉन की खनकती हुई हील्स पार्किंग लॉट में गूंज रही थी। घर जाने तक के पूरे सफर में मैं बस यही सोच रही थी कि अगले महीने में अपनी मॉम का इलाज और दवाइयों के पैसे कहां से लाऊंगी। क्या लिडिया ने जो कहा उसके बारे में मुझे एक बार सोचना चाहिए? अगली 2 रातों तक मैं सो भी नहीं पाई। मैं घंटों तक सोफे पर लेटी रही और ये सोचती रही कि जरूरतें पूरी कैसी होंगी। अगर मैंने एक नई नौकरी शुरू कर भी थी तो भी इशू तो वही रहेगा। मेरे लिए बाहर निकलकर नौकरी करना और साथ साथ घर पर मॉम का ध्यान रखना संभव नहीं है। घर से काम होने वाली नौकरी ढूंढना मुश्किल है और मनपसंद नौकरी मिलने में महीनों लग सकते हैं। डैम, लगता है मैं ये करने वाली हूँ। उस हफ्ते के आखिर तक मैंने ओनली फैंस पर अपना एक पेज बना लिया था। मैंने लिडिया से भी राय ली कि मैं अपने कमरे को किस तरह तैयार कर सकती हूँ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को आकर्षित कर पाए। पिंक नियॉन लाइट्स, विंड चाइम्स और कुछ अश्लील पोस्टर्स ने ऑनलाइन बैठे कुछ लोगों के लिए स्क्रीन आकर्षक बना दी। हर रात डिनर के बाद मैं चमकीले कपड़े पहनकर, बहुत सारा मेकअप लगाकर और गुलाबी रंग का विग पहनकर तैयार होने लगी। लिडिया ने बताया था कि अपनी असली पहचान को एक नकाब के पीछे छुपा कर रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने जितना अलग हो सकता था उतना अलग दिखने की कोशिश की। कुछ वक्त के बाद चीजें आसान हो गई। मैं ये देखकर हैरान थी कि लोग सिर्फ मेरे पैरों की तस्वीर पाने के लिए कितने पैसे देने को तैयार थे। 3 महीने एक सपने की तरह बीत गए। पैसा आता ही जा रहा था और अब आखिरकार मैं अपनी मॉम को एक केयर होम में रखने के काबिल बन पाई थी, जहां बेस्ट डॉक्टर्स उनका ध्यान रख सकते थे।
यहाँ तक कि मैंने हमारे पुराने घर को सुंदर बना लिया था और नए कपड़े और हैंडबैग भी खरीद लिए थे। अभी तक काफी अच्छा चल रहा था, है ना। फिर पिछले हफ्ते की तूफानी शुक्रवार की रात आई। मैंने तब तक अपने मुंह से जीभ निकालकर तस्वीर भेजने पर सिर्फ $200 कमाए थे कि तभी मेरे पास एक फॉलोवर की रिक्वेस्ट आई जिसका नाम था मैथ्यू द मामाज बॉय। बाकी सभी लोगों की तरह मैंने इसकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। उसने पहले मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ब्ला 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 ब्ला। और फिर उसने मुझसे वही पुराना सवाल पूछा, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? मैंने जवाब दिया, हाँ जरूर, लेकिन फ्री में नहीं। उसने वापस से जवाब भेजा, मैं तुम्हें $500 दूंगा। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। उसने मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा जिसमें एक आम लोरी गानी थी, यू आर माय सनशाइन। यकीन मानो मुझे इससे भी ज्यादा अजीब लोग मिले हैं, इसलिए मैंने उसके लिए वीडियो बना दी। जैसे ही मैंने उसे वीडियो भेजी उसी वक्त मेरे पास $500 आ गए। मैं खुश थी और वो आदमी भी। 5 मिनट बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ऐसे पोज बना सकती हो जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही हो? तुम बच्चे के लिए किसी डॉल का इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे चेहरे पर घिन आ गया। गॉड, ये आदमी कितना घटिया हो सकता है। लेकिन फिर उसने मुझे $800 भेजने का वादा किया और मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने बचपन का खिलौने में से एक डॉल उठाई और वैसे ही किया जैसे वो चाहता था। 2 मिनट बाद मेरे पास $800 आ गए। मेरी गर्दन में दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और सोचा कि आज के लिए इतना काफी है। अब तक रात के 2 बज चुके थे। मैंने अपने फॉलोअर्स को गुड नाइट लिखकर भेजा और अपना अकाउंट बंद करने ही वाली थी कि मैथ्यू द मामाज बॉय की तरफ से एक और मैसेज आया, मैं चाहता हूं कि तुम उस डॉल के साथ संबंध बनाओ और मेरा नाम लो, लेकिन सिर्फ मैथ्यू मत कहना ओ माय सन मैथ्यू। और अब बस बहुत हो गया था। मैं उसकी मांगों से इतना परेशान हो गई थी कि मुझे परवाह नहीं थी कि मैं रूड बर्ताव कर रही हूं या मैं फॉलोवर खो दूंगी। मैंने उसकी बकवास के लिए मना कर दिया और उसे जवाब का इंतजार करे बिना अकाउंट लॉग ऑफ कर दिया। मुझे उस रात बुरे सपने आते रहे और सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई। सुबह के करीब 5 बजे होंगे। मैं अपने किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी जब मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और सामने एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। मैंने अपने आस पड़ोस में नजर डाली जो अभी भी उगते हुए सूरज की रोशनी के आगे खाली था और आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला तो मैं डर के मारे पीछे जाकर गिरी। उस बॉक्स के अंदर एक नए जन्मे बच्चे जितनी छोटी डॉल थी जिसे लाल रंग के लिक्विड से ढका गया था, जो मेरे हिसाब से किसी जानवर का खून था। 3 दिन से मैं अपनी मॉम के साथ केयर होम में रह रही हूँ। मैंने अपने ही घर में वापस जाने के लिए बहुत डर महसूस किया। मैं इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं पैसे कमाने के लिए ओनली फैंस करती हूँ। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर का पता उसे कहां से मिला और वो अपनी मॉम से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि ये ओनली फैंस पर आरोप लगाना नहीं है। अगर कोई अपने शरीर की तस्वीर लगाकर पैसे कमाना चाहता है तो ये पूरी तरह उनका अधिकार है और मैं इस बात के लिए उनकी इज्जत करती हूँ। मैं ऐसा करने वाले किसी भी इंसान के लिए जजमेंट नहीं दे रही, लेकिन साथ ही मैं ये भी बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ओनली फैंस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और जबकि मैंने कभी भी इस पर अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने उस लड़के से ब्रेकअप किया जिसके साथ मैं 3-4 महीने से थी। एक अकेली मॉम होने के नाते किसी को डेट के लिए ढूंढना आपकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहेगा जो उसका है ही नहीं। मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि लड़के ऐसा करने के लिए तैयार हों और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके साथ बच्चे नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये एक दुख भरा सच है कि जब आपके पास पहले रिश्ते से एक बच्चा होता है तो लड़कों को इससे निराशा होती है। इसलिए अब आप सोच सकते होंगे कि जब मैं रिचर्ड से मिली तो मैं कितनी एक्साइटेड होंगी। ये उसका असली नाम नहीं था, लेकिन मैं उसका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती। मैं इससे दूर ही रहना पसंद करूंगी। 6 साल का बेटा होने से उसे जरा भी परेशानी नहीं हुई और उसने उसके बारे में कई सारे सवाल भी पूछे। इन सब के बाद जब रिचर्ड ने मुझसे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछा तो मुझे उसकी बात बहुत ही अच्छी और मैच्योर लगी। लेकिन फिर सबसे पहले मुझे रेड फ्लैग तब दिखाई दिया जब उसने मेरे बेटे को उसे डैड बुलाने के लिए कहना शुरू किया। उसकी इस बात ने मुझे चौकन्ना नहीं किया, बल्कि उसके बाद के रिएक्शन ने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने उससे कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़े होते हुए अपने डैड में कंफ्यूज हो क्योंकि उसके डैड हैं, तब रिचर्ड ने मेरी इस बात को समझने की कोशिश ना करते हुए मेरे लड़कों को लेकर पसंद और मेरे बेटे के डैड की ईमानदारी पर भी उसने बहुत से पर्सनल कमेंट किए। मेरे लिए एक मुश्किल सिचुएशन थी, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन रिचर्ड का इस मामले में इस तरह से रिएक्ट करना और कमेंट करना बहुत ही गलत था। लेकिन ये समझते हुए कि एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, मैं इतनी जल्दी उससे हार नहीं मानना चाहती थी क्योंकि उसके जैसे लोगों को खोजना मुश्किल है। लेकिन फिर 2 महीने तक लगातार टकराव के बाद मैं इस बात को भी मानती हूँ कि मुझे इसका सामना करना पड़ा
और स्वीकार करना पड़ा, अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई लड़का है तो वो ये नहीं है। मैंने 18 महीने तक ऐसे लड़कों को डेट किया है जिन्होंने ब्रेकअप को रिचर्ड से बेहतर तरीके से हैंडल किया। ब्रेकअप हमेशा ही बुरे होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि रिचर्ड ने क्या किया तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ कहानियां बना रही हूं। ये कहने की बात भी नहीं है कि उसकी इस हरकत मेरे सब कुछ खत्म करने का फैसले को पूरी तरह से सही ठहराती है। सब कुछ खत्म, और मैंने भी ठीक इसी तरह से इसके बारे में बताया है। लेकिन रिचर्ड के साथ ब्रेकअप करना मेरी परेशानियों का अंत नहीं था। और क्या आप जानते हैं, इसमें मेरी भी गलती है। सच कहूं तो इसमें ज्यादा मेरी ही गलती है, क्योंकि अगर मैंने इतना विश्वास नहीं किया होता तो आज मैं ये कहानी नहीं लिख रही होती। एक बड़ी गलती जो मैंने की थी वो थी रिचर्ड पर भरोसा करने की। वो मेरी तरफ से भेजी गई कुछ तस्वीरों को पर्सनल रखेगा। मुझे लगता है कि मैंने उस पर भरोसा किया क्योंकि उसने भी मुझे अपनी तस्वीरें भेजी थी, इसलिए न्यूड पिक्स की तुलना में लीक्स बहुत ही कम है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह 80s के दशक में अमेरिकन और रशियन एक दूसरे को तबाही का झांसा देते हैं। अगर तुमने मेरी तस्वीरें लीक की तो मैं तुम्हारी कर दूंगी। लेकिन हमारा ब्रेकअप के बाद मैंने उसकी सभी तस्वीरें हटा दी, और मैंने ये सोचने की बेवकूफ़ी की उसने भी ऐसा ही किया होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड से मैसेज आया जिसमें लिखा था कि ओह, तुम्हारा ओनली फैन पेज है, क्या बात है लड़की। मुझे उससे पूछना पड़ा कि ओनली फैंस क्या है। उस वक्त तक मुझे वाकई में इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, तुम सही में मजाक कर लेती हो, क्या ये कोई सीक्रेट होने वाला था। मैंने फौरन ओनली फैंस को गूगल करना शुरू कर दिया, और जैसे ही आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मैंने देखा उसे देखकर मैं काफी चौंक गई। पूरी वेबसाइट एक तरह से एक घर की बनी लूट की छवि है, और जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, और जहां तक मैं समझ सकती हूँ, इससे जुड़ी लड़कियां काफी पैसा कमाती हैं। मेरा मतलब है कि मैं महीने में एक्स्ट्रा 2 ग्रांड्स के लिए मना नहीं करूंगी, लेकिन मैंने ये प्रोफाइल नहीं बनाई थी। क्या मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि वो मुझे वो सब कुछ भेजे जिसमें मेरा नाम हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे नाम से एक प्रोफाइल चल रही थी और प्रीव्यू में बैनर पर मेरी एक बहुत ही बड़ी और अश्लील तस्वीर लगी हुई थी, जो मैंने कभी रिचर्ड को भेजी थी। प्रोफाइल में फ्री टू सब्सक्राइब लिखा हुआ था, इसलिए मैंने सब्सक्राइब करने के लिए एक नकली प्रोफाइल बनाई, सिर्फ ये देखने के लिए कि रिचर्ड ने मेरी कितनी तस्वीरें पोस्ट की होंगी जो मैंने उसे भेजी थी। उसके ऊपर लिखे हुए घटिया कैप्शंस को मैं यहाँ दोहराना सही नहीं समझती। मैं गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, लेकिन मुझे तब तक डर नहीं लगा था जब तक कि मैंने ये नहीं देख लिया था कि उसने मेरे घर का पता भी डाला हुआ था। मेरे घर का पता, अपार्टमेंट का नंबर, यहाँ तक कि पोस्टल कोड भी। इन सब से मुझे एहसास हुआ कि मैं कितने खतरे में थी, और मैं सोचकर फूट फूट कर रो रही थी कि मैंने अपना स्वार्थ के चक्कर में अपने 6 साल के बेटे को भी खतरे में डाल दिया था। मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब रिचर्ड का किया धरा था, और अगर वो नॉर्मल होता तो इस तरह की हरकत नहीं करता। लेकिन मैं एक माँ हूं, मुझे बेहतर पता होना चाहिए था कि अब मैं ध्यान आकर्षित करवाने वाली नौजवानी की उम्र में नहीं हूं। मैं बस ये महसूस करना चाह रही थी कि कोई मुझे पसंद करता है। हालांकि आप सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं उस प्रोफाइल को बंद करने में सफल रही, और मुझे लगता है कि ओनली फैंस और इसकी जैसी वेबसाइट सब प्रोफाइल बनाने से पहले आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगी, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जा सके। लेकिन तब तक क्या होगा जब कोई किसी लड़की की आईडी या कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाए। जिस सिस्टम के बीच में हम हैं उसमें फेक प्रोफाइल बनाने के चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं होते। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मेरा मतलब किसी ऐसे इंसान को जज करना नहीं है जो ये करना चाहता है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जैसे कि मुझे लगता है कि हम सभी ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ सीरियस साइको लोग रहते हैं।